तो मत रखो मत रखो मत रखो, बैंक में पैसे मत रखो। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कौन सा यहाँ पर नारा लेकर बैठा हूं कि बैंक में पैसे मत रखो। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बैंक में अगर आप पैसे रखते हो तो आप होते हैं महंगाई के जिम्मेदार, आप होते हैं इन्फ्लेशन के जिम्मेदार। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्फ्लेशन के लिए जिम्मेदार तो बस एक ही है और वो है मोदी सरकार। तो जी नहीं दोस्तों, आप उसमें सबसे बड़ा योगदान देते हैं अपना, अगर आप बैंक में पैसे रखते हैं। यहां पर मैं आपको पूरे सिस्टम के साथ, एग्जाम्पल के साथ यहां समझाऊंगा कि कैसे बैंक में पैसे रखने से इन्फ्लेशन बढ़ती है और महंगाई बढ़ती है और आप उसके लिए सीधे जिम्मेदार होते हो। तो बैंकिंग सिस्टम में एक फंक्शन होता है फ्रिक्शनल रिजर्व सिस्टम। ये रिजर्व सिस्टम ऐसा है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर पैसे को मल्टीप्लाई किया जाता है। एक शॉर्ट्स में आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर अगर आप 1 लाख रुपए आप अगर बैंक में जमा करने जाते हो तो वो 1 लाख रुपए मार्केट में 4.5 लाख रुपए लोन के रूप में जा सकता है। और लोन के रूप में जैसे ही जाता है तो वहां पर महंगाई बढ़ जाती है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि इस 1 लाख रुपए 4.5 लाख रुपए लोन में कैसे बदल सकता है। तो यहाँ पर मैं फुल एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो बैंक है वो किन किन तरीकों से पैसे कमाता है, पैसे अर्न करता है और उनका क्या मीडियम है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है बैंकों का। बैंक के पास तो हम पैसे जमा करते हैं, लेकिन बैंक का क्या है सोर्स ऑफ इनकम। हम तो करी मेहनत कर कर पैसे कमाते हैं, लेकिन बैंक कैसे पैसे कमाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो सिस्टम है, जो सबसे पहला है पॉइंट बैंक का पैसे कमाने का, वो है हमारा पैसा जो है हम डिपॉजिट करते हैं, वो बैंक उस पर क्या करती है। जैसे हम डिपॉजिट किए तो हमें 2 या 3% इंटरेस्ट के रूप में, फिक्स डिपॉजिट के रूप में मिल जाता है और वही पैसा जो है वो कस्टमर को दे देते हैं और वो 10 से 20% भारी इंटरेस्ट के रूप में दे देते हैं, जिससे उनको मुनाफा होता है। दूसरा जो सोर्स ऑफ इनकम है बैंक का, वो है हमारे खुद के पैसे पर इंटरेस्ट लगना, हमारे खुद के पैसे पर पेनल्टी लगना। वो कैसे होता है अब आप सोच रहे होंगे। तो जब भी हम पैसे विड्रॉ करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या बाई एटीएम हो, तो वहां पर कुछ ना कुछ चार्जेस करते हैं। आप जानते होंगे जैसे कि यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट हम जब भी करते हैं तो वहां पर एक पेमेंट गेटवे होता है। पेमेंट गेटवे का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी मर्चेंट को पे कर रहे हो तो वहां पर मर्चेंट को 2 से 3% जो पैसे है वो कम मिलेंगे, क्योंकि बैंक जो है एक प्रोसेसिंग फी के नाम पर वहां पर काट लेता है वो पैसा और वहां पर हमारा पैसा जो है खुद कटकर वो मर्चेंट के पास चला जाता है। तो वहां पर भी बैंक की इनकम होती है। और आप एटीएम चलाते होंगे, एटीएम यूज करते होंगे, तो आप जानते होंगे कि एटीएम में भी 3 से 4 बार अगर आप पैसे निकालते हैं तो वहां पर एटीएम चार्ज बोलकर कुछ ना कुछ काट लिया जाता है। 25 से 30 50 रुपए तक भी काट लिए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर दूसरा सिस्टम, यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम है बैंक का पैसा अर्न करने का। तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारा खुद का पैसा है ही नहीं, लेकिन उस पर हम लोग चार्ज दे रहे हैं। वो कैसे होता है आप लोग के दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि हमारा खुद का पैसा है ही नहीं, लेकिन उस पर बैंक कैसे इनकम कर रहा है, बैंक उस पर कैसे इंटरेस्ट कर रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वो है क्रेडिट कार्ड, जो कि है प्लास्टिक कार्ड। वहां पर क्या होता है कि कार्ड में आपको पैसे मिल जाते हैं खर्च करने के लिए, लेकिन वो खर्च हम करते हैं वो हमारा पैसा नहीं होता, वो बैंक का पैसा होता है। और उस पर भारी पेनल्टी के रूप में अगर हम ड्यू डेट तक पेमेंट ना करते हैं तो बहुत ही उसमें 36 से 37% वहां पर इंटरेस्ट के रूप में बैंक को हमें चुकाना पड़ता है। और ये होती है सबसे बेस्ट इनकम बैंक वालों की। तो ये तो थी 3 इनकम, मतलब 3 सोर्स ऑफ इनकम बैंकों की, जहां से बैंक इनकम करते हैं। अब बात आती है कि कैसे फिक्शनल रिजर्व सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है और हमारा पैसा 4.5 गुना मल्टीप्लाई होकर कैसे मार्केट में आ जाता है। तो हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि कैसे बैंक में पैसे रखने से महंगाई बढ़ जाती है। मैं आपको यहाँ पर पूरी डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सब बैंकों का एक बॉस होता है, जो कि है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सब बैंकों का बॉस होता है। वही सारा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है बैंकों के लिए कि कैसे ये बैंकिंग सिस्टम चले, बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करे, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड कर कर वहां पर आपको वहां पर बैंकिंग को सिस्टम दे दिया गया है। एक सीआरआर, एक एसएलआर। सीआरआर क्या होता है दोस्तों? सीआरआर होता है एक ऐसा परसेंटेज जो कि 4.5% अभी रिसेंट चल रहा है कि बैंकों को 4.5% अपने पास कैश में फॉर्म में बैंक में रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि अगर सारे कस्टमर एक साथ पैसे लेने आ जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर, तो आप उन्हें पैसे कैसे देंगे? आप सब पैसे अगर मार्केट में लगा देते हैं,
कहीं ना कहीं लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आप अगर कस्टमर आ जाते हैं पैसे लेने, तो आप उन्हें पैसे कैसे देंगे? तो वहां पर बैंक की बदनामी हो सकती है कि बैंक के पास कैश ही नहीं है, बैंक दिवालिया हो गया है। तो यहाँ पर CRR वहां पर किया गया है फिक्स की 4.5%। वहां पर बैंक को कैश फॉर्म में अपने बैंक ब्रांच में ही रखना पड़ेगा, बैंक में ही रखना पड़ेगा, ताकि कस्टमर को कैश फ्लो हो सके, कस्टमर को कैश दिया जा सके। और दूसरा है दोस्तों SLR। 18% फिक्स की गई है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है बैंकों को कि आप एक ऐसे लिक्विड फॉर्म में कैश को रखिए जहां से अगर आपको कहीं भी कभी भी जरूरत पड़ती है, कस्टमर अगर ज्यादा अपना पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, तो वहां पर तुरंत ही उस लिक्विड फॉर्म को कैश में कन्वर्ट कर तुरंत ही कस्टमर को पैसे दिए जा सके। तो ये तो थी दो रेशियो, जो कि CRR और SLR है। आप समझ सक रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ कि कैश फॉर्म में वहां पर एक CRR में रखना होता है और एक लिक्विड फॉर्म में रखना होता है, जिससे तुरंत कैश में कन्वर्ट होकर कस्टमर को दिया जा सके। अब तो ये बात आ गई कि दो यहाँ पर रेशियो है। अब बात आती है कि हम एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाते हैं कि कैसे हमारा कैश मल्टीप्लाई होता है, और जो है इन्फ्लेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं हम लोग खुद। तो बात आती है कि अगर एक एग्जाम्पल के रूप में मैं समझता हूं कि अगर आपने 1 लाख रुपया कैश डिपॉजिट कर दिया बैंक में, अब बैंक में आपने 1 लाख रुपया डिपॉजिट कर दिया, CRR और SLR जो लग रहा है वो है 4.5% और 18%। तो वो दोनों कंबाइन होकर 22.5% बनते हैं। तो 22.5% अगर कैश फॉर्म में वहां पर अगर बैंक को रख लेना है, एक कैश फॉर्म में एक और लिक्विड फॉर्म में, तो हमारे बैंक के पास बच जाते हैं। आप नोटिस कर रहे होंगे तो मतलब 77,500 रुपीज बैंक के पास बच जा रहे हैं लोन में देने के लिए किसी को भी अदर पार्टी को। अगर हम 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो बैंक 22.5% वहां पर डेबिट कर मतलब अपने पास रख कर, और 77,500 रुपीज वो किसी को भी दे सकता है लोन के रूप में। तो अब क्या होता है कि कोई बंदा जाता है लोन लेने के लिए, और वो बंदा अगर जाता है वहां पर लोन लेने के लिए, और लोन लेकर वो 77,000 रख लेता है लोन के रूप में, और 77,000 लेकर वो चल जाता है एक मोबाइल शॉप में, आईफोन के शॉप में वहां पर चला जाता है, और वो आईफोन वहां पर 77,500 का परचेस करता है, बाई करता है। अब क्या होता है, 77,500 रुपीज आईफोन शॉप वाले को अगर वो दे देता है, तो आईफोन शॉप वाले का बैंक मान लीजिए HDFC बैंक है, तो वहां पर HDFC के पास आ गए हैं 77,500 रुपए। वो बंदा जो लोन लेकर आया था बैंक से, वहां पर 77,500 आईफोन वाले दुकान को देता है, वहां पर शॉप को, और शॉप का जो बैंक है वो HDFC बैंक है। अब HDFC बैंक के पास आ जाते हैं 77,500, 77,500। अब 77,500 का 22.5 जो कि रेशियो है CRR और SLR, वो दोनों अगर लेस कर देते हैं वहां से 22.5%, तो देखते हैं आप कि वहां पर आ जाता है लगभग 60,062 रुपए, मतलब 60,062 रुपीज वहां पर आ जाता है। और वो 60,062 रुपीज किसी अदर पर्सन को वहां पर लोन देने के लिए बैंक रेडी रहती है। वो उसके बाद जाके वो पैसा इसी तरह मल्टीप्लाई होकर किसी और को लोन जाता है, किसी और को लोन देकर वो पैसा किसी और शॉप में जाता है, किसी और शॉप से फिर से बैंक में आता है, दूसरे तीसरे बैंक में, और उसके बाद फिर 22.5% रखकर फिर बाकी का पैसा फिर से लोन के रूप में चला जाता है। तो इस तरह से हमारा जो पैसा जो 1 लाख रुपया हमने डिपॉजिट किया था, वो पैसा 4 से 5, 4.5% जो मल्टीप्लाई होकर वो क्या होता है, मार्केट में चल जाता है, और मार्केट में जाने के साथ ही वो मार्केट में इन्फ्लेशन का कारण बनती है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर हम वो 1 लाख रुपया अगर बैंक को ना देते हैं और खुद मार्केट में उसे फ्लो करते हैं, तो वो सिर्फ 1 लाख ही मार्केट में जाता, ना कि 4.5 लाख रुपया जो कि 22% कट कर बाकी का जो लोन के रूप में फिर से जा रहा है, वो मल्टीप्लाई होकर 4.5%, 4.5 गुना मल्टीप्लाई होकर वो मार्केट में चला जा रहा है। अगर हम 1 लाख रुपया ही सिर्फ मार्केट में जाते हैं, तो इन्फ्लेशन जो होती है, महंगाई जो होती है, बहुत ही कम रहती है। अब बात आती है कि बैंक जो है वो कैसे वहां पर मल्टीप्लाई करती है। तो वो क्या करती है, हमारे पैसा को मल्टीप्लाई कर कर लोन के रूप में देते रहती है, और वहां पर हमें जो देती है वो मात्र 2 से 3% रुपए फिक्स डिपॉजिट के रूप में दे देती है इंटरेस्ट के रूप में, और वहां पर 10 से 20% ज्यादा कर कर वहां पर लोन देती है। इसलिए आप नोटिस किया होगा कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा फोन आते होंगे कि हेलो सर, यहाँ पर हमारी बैंक जो है, हमारी कंपनी लोन प्रोवाइड करवा रही है, और ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में लोग लोन देते रहते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे मुनाफा कमाते हैं, और यही मुनाफा इन्फ्लेशन का कारण बनता है। अब बात आती है कि लोन कौन लेते हैं। लोन वो लेते हैं जिन्हें जरूरत होती है कोई सामान की, लेकिन
कुछ खरीदने की जरूरत होती है लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो लोग लोन लेकर अपना काम चलाते हैं। तो और उनके पास ये गारंटी देते हैं बैंक को कि मैं 2 या 3 साल में या आने वाले फ्यूचर में मैं ये पैसे आपको रिटर्न कर दूंगा, तो वो लोन लोन लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, तो मेरा यही कहना है दोस्तों कि आप लोन तभी लें और पैसे का इस तरह से इस्तेमाल करें, जब भी मतलब जहां भी इस्तेमाल करें पैसे का वहां करें जहां की फ्यूचर वैल्यू, मार्केट वैल्यू उसका मल्टीप्लाई होकर 2 से 3 गुना हो जाए। कुछ ऐसा जगह इन्वेस्ट ना करें जिसका कोई वैल्यू ही ना हो। जैसे आप मान लीजिए आज 5 लाख की गाड़ी खरीदते हैं और 5 लाख की गाड़ी का आने वाले 2-3 साल में उसका दाम 1 लाख या 1.5 लाख हो जाता है, तो वो क्या होता है कि डिक्रीज हो रहा है, वहां पर पैसे की वैल्यू घट रही है, तो आपका लॉस होगा और इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी होती जाएगी। तो कहीं ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कीजिए जहां पर कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव वैल्यू मिले और कुछ मल्टीप्लाई होकर मिले, 2-3% ज्यादा मिले, 2-3 गुना ज्यादा मिले, वहां पर कुछ ना कुछ पैसे की वैल्यू बढ़ जाए। तो पैसे को मिसयूज ना करें, पैसे को बैंक में जमा ना करें, पैसे को कुछ ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करें जहां पर पैसा मल्टीप्लाई होकर आपको मिलता है। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए दोस्तों कैसी लगी वीडियो जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ आपके लिए, एडुकेटिव वीडियो और कुछ साइबर फ्रॉड से रिलेटेड वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।